सुप्रभातम। आज हम चर्चा करेंगे यमए द्वितीय सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनके पाठ्यक्रम पर, और आज ये दूसरे सेमेस्टर के विद्यार्थियों की पहली कक्षा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो विद्यार्थी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जो रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र हों उनके पास यह वीडियो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना पाठ्यक्रम के सभी पढ़ाई शून्य होती है। तो देखते हैं, पहला जो आपका पेपर है, कुल मिलाकर के इस सेमेस्टर में 4 प्रश्न पत्र लिखित होंगे और 1 प्रश्न पत्र प्रायोगिक होगा। तो पहले पेपर का नाम हिंदी कथा साहित्य है, अर्थात इसमें हमें उपन्यास और कहानी को पढ़ना है। कुल मिलाकर के हमारे पाठ्यक्रम में 11 कहानियाँ और 2 उपन्यास निर्धारित हैं, जिनमें से किसी एक उपन्यास का अध्ययन आपको करना है। इसके बाद भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य का हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्यात्मा, इन पर विचार किया जाएगा। तीसरा जो प्रश्न पत्र है उसका नाम पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, अर्थात पश्चिम के जो देश हैं उनमें निर्धारित कुछ आलोचकों का अध्ययन आपके पाठ्यक्रम में अपेक्षित है, उसका अध्ययन आपको करना है। इसके बाद भारतीय साहित्य का स्वरूप हम पढ़ेंगे। भारतीय साहित्य बहुत विस्तृत है, कई भाषाओं में है, तो उस पर चर्चा होगी। अगर ये नहीं पढ़ते हैं तो हमें प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ना होगा। प्रयोजन मूलक हिंदी अर्थात विशेष उद्देश्य से बनाई गई हिंदी, जैसे संवैधानिक हिंदी, कार्यालयी हिंदी या पत्राचार के लिए लिखी जाने वाली हिंदी, उस पर चर्चा होगी। और 5वां जो आपका पेपर है वो लघु शोध परियोजना है, अर्थात लघु शोध परियोजना से तात्पर्य इस बात से है कि आपको चाहे कथा साहित्य पर किसी उपन्यास पर परियोजना बनानी है, कम से कम 2000 शब्दों की या 200 पृष्ठों में आप बना सकते हैं। किसी उपन्यासकार का चयन कर लें अथवा किसी कहानीकार का चयन कर लें। पाश्चात्य काव्यशास्त्र या भारतीय काव्यशास्त्र के किसी विचारक का चयन आप कर सकते हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की चर्चा तो हो चुकी है, ये हमारा पाठ्यक्रम रहा। ये 5 पेपर रहे, जिसमें से 3 पेपर जो हैं ये आपके ऑप्शनल नहीं हैं। इन पर 75 अंक आपके लिखित होंगे और 25 अंक आप जो परीक्षाएं देंगे उस पर निर्धारित होंगे। इसमें भी 75 अंक मिलेंगे, 25 अंक परीक्षाओं के आधार पर होंगे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी 75 अंक की परीक्षा होगी और 25 अंक आपको महाविद्यालय में जो परीक्षा देंगे उस पर मिलेंगे। भारतीय साहित्य का स्वरूप और प्रयोजन मूलक हिंदी, यह पेपर आपका ऑप्शनल होगा, अर्थात या तो भारतीय साहित्य का स्वरूप पढ़िए अथवा प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़िए, दोनों में से एक का चयन आपको करना है। इस पर भी 75 अंक आपको लिखित में मिलेंगे। 25 अंक जो आप परीक्षाएं देंगे, आंतरिक परीक्षाएं होती हैं 3 परीक्षाएं, उनमें से आपको ये 12.5 नंबर करके 25 नंबर प्राप्त होंगे। लघु शोध परियोजना जो होगी ये पूर्णतः महाविद्यालय के पक्ष में होगी। 50 अंक आपको 2000 शब्दों की एक परियोजना प्रस्तुति किसी उपन्यासकार पर, किसी कहानीकार पर, भारतीय काव्यशास्त्र अथवा पाश्चात्य काव्यशास्त्र के किसी मौलिक विषय पर लेखन से आपको प्राप्त होंगे। और 50 अंक आप महाविद्यालय में आएंगे, वाइवा देंगे अथवा किसी भी कहानीकार पर संगोष्ठी में सम्मिलित होंगे, तब आपको ये 50 अंक प्राप्त होंगे। अतः कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस पाठ्यक्रम के अनुसार आपके पास लगभग 150 अंक, लगभग 200 अंक आपको महाविद्यालय देगा और 200 और 300 अंक आपके हाथ में होंगे। लिखित में 300 अंक आप प्राप्त करेंगे 75-75 करके 4 प्रश्न पत्रों के अंतर्गत,
और महाविद्यालय आपको 50-50 प्लस इस 25 में अंकित करेगा। आपने जितनी कक्षाओं में आपकी उपस्थिति ये निर्धारित करेगी कि आप कितना अंक प्राप्त करते हैं। ये तो बात रही इतनी। अब हम शुरू करेंगे एक एक पेपर में किन किन विषयों का आपको अध्ययन करना है उस पर हम चर्चा करेंगे। आपका जो पहला पेपर है उसका नाम हिंदी कथा साहित्य, उपन्यास एवं कहानी। उपन्यास और कहानी 2 खंडों में यह प्रश्न पत्र विभक्त होगा और इसमें उपन्यास आपको 2 पढ़ने हैं। कौन कौन? गोदान पहला उपन्यास है गोदान, इसका अध्ययन आपको करना है, और दूसरा मैला आंचल। गोदान और मैला आंचल। गोदान में किसान जीवन की समस्या का चित्रण है कि किसान बेचारा जीवन भर मेहनत करता है, सब कुछ करता है, किंतु उसके पास किसी भी सुख सुविधा की उपलब्धता नहीं होती है। और दूसरा उपन्यास मैला आंचल। मैला आंचल में गांवों के विविध टोलों की समस्याएं हैं कि जाति व्यवस्था गांवों में किस तरह से समाहित हुई है, उस पर चर्चा मैला आंचल में होगी। गोदान उपन्यास के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद, जिनको आप जानते हैं कि ये बनारस के निवासी थे और कहानी तथा उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हैं। मैला आंचल के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। फणीश्वर नाथ रेणु ये पहले आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। दोनों उपन्यासों में से किसी एक को विशेष रूप से आपको पढ़ना है। इस पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनेंगे। लघु उत्तरीय कोई प्रश्न इस पर नहीं बनेगा। तो दोनों में से एक का अध्ययन विद्यार्थियों आपको करना है। कहानियों में कई कहानियाँ, मैंने आपसे पहले ही बताया कि हमारे पाठ्यक्रम में अनेकों कहानियाँ सम्मिलित रहेंगी। कुल मिलाकर के 11 कहानियों का आपको अध्ययन करना है। तो एक एक करके मैं सभी कहानियों को लिखूंगा और जिनको आप नोट करेंगे, धीरे धीरे करके हम उस पर चर्चा करते जाएंगे। तो वो कहानियाँ कुछ इस प्रकार हैं जिनकी हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कहानी का उद्भव और विकास पढ़ना है कि अर्थात हिंदी कहानी कब प्रकाश में आई, हिंदी के पहले कहानीकार कौन हैं, क्योंकि जितने भी विद्वान हैं उनके अनुसार हिंदी कहानी का उद्भव अलग अलग समयों में हुआ। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि रानी केतकी की कहानी पहली कहानी है। कुछ लोग कहते हैं इंदुमती, अर्थात सर्वमान्य रूप से इंदुमती को प्रामाणिकता देते हैं। कुछ मुंशी देवी प्रसाद कहते हैं एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी है। तो उसकी चर्चा क्लास में होगी, किंतु आज पाठ्यक्रम में उसे हमें हिंदी कथा साहित्य का उद्भव और विकास पढ़ना है कि कहानियों का विकास पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग के रूप में हुआ। प्रेमचंदोत्तर युग में स्वातंत्रोत्तर कहानियाँ भी सम्मिलित हो जाती हैं, तो उनकी चर्चा होगी। उससे पहले जो कहानीकार आपके पाठ्यक्रम में हैं उनकी चर्चा हम करें। सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले कहानीकार रहेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था। इस कहानी को हमें पढ़ना है कि उसने कहा था कहानी। इसमें यह कहानी जो है उसने कहा था, यह युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें एक नायक रहता है लहना सिंह, जिसका नाम है लहना सिंह। एक स्त्री के प्रेम में अनुरक्त होता है, किंतु जब तब तक उसका नियुक्ति पत्र आ जाता है और वह सेना में भर्ती हो जाता है और लड़ने के लिए अंग्रेजी सेना की तरफ से फ्रांस चला जाता है। वहाँ पर कई वर्षों तक रहता है। जब वापस आता है तो उसकी भेंट उसकी सूबेदारानी के रूप में उसी लड़की से होती है जिससे वह प्रेम करता है। तो इसी प्रेम और युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था अर्थात वह लड़की जब उससे मिली थी तो पूछी थी तेरी कुड़माई हो गई है, अर्थात तुम्हारी शादी हो गई है। तो वह
धत कह करके लड़की चली जाती थी। ऐसी ही इसी बात को उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसे पिरोने का काम किया है। दूसरी कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में रहेगी वो जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी रहेगी। कौन सी? दूसरे लेखक हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप, अर्थात यह समुद्र में रहने वाले राजा और उसकी प्रेमिका की कहानी है, जिसमें चंपा और बुद्धगुप्त का चित्रण किया गया है। चंपा और बुद्धगुप्त को दूसरे राजा ने बंदी बना लिया था। बाद में बुद्धगुप्त अपनी चतुराई से उस स्थान, उस बाली द्वीप को जीत लेता है। जीतने के बाद वह चंपा को कहता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर रहूंगी क्योंकि मेरे पिता ने बलिदान दिया था। तो प्रसाद की यह कहानी बड़ी ही रोचक है, इसको हम उसमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्रेमचंद के एक उपन्यास को भी आपको पढ़ना है, कहानी को भी पढ़ना है। दुनिया, इनकी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो आपके पाठ्यक्रम में है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इसमें जो नायक है वो दिलफरेब नाम की एक राजकुमारी से प्रेम करता है, लेकिन राजकुमारी उसके सामने शर्त रखती है कि यदि तुम मुझे दुनिया का सबसे अनमोल रतन ला के दोगे तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी, अन्यथा तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तो नायक जो है, दिलफिगार नाम है उसका, वह जाता है और खोज करता है। 2 बार वह असफल रहता है। अंत में दुनिया का सबसे अनमोल रतन अर्थात देश के लिए बलिदान होने वाले सैनिक का रक्त लाता है, जिसे दिलफिगार अनमोल रतन मानती है और उसे जीवन भर के लिए स्वीकार कर लेती है। तो ये प्रेमचंद का दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो कहानी आपके पाठ्यक्रम में है, बड़ी ही रोचक कहानी है, इसकी चर्चा की जाएगी। इसके बाद जैनेंद्र की कहानी अपना अपना भाग्य। जैनेंद्र कुमार मनोविश्लेषणवादी कहानियों के प्रवर्तक हैं। जैनेंद्र की कहानी है अपना अपना भाग्य, वो आपके पाठ्यक्रम में है। यह कहानी भाग्य पर विस्तृत विश्लेषण करती है। इसके बाद निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी है। निर्मल वर्मा ये कहानी के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। परिंदे कहानी में लतिका और गिरीश नेगी की कहानी का वर्णन है। तो परिंदों के माध्यम से इस चित्रण को जीवंत बनाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद ज्ञान रंजन की कहानी, पिता आपके पाठ्यक्रम में है। ज्ञान रंजन की कहानी, पिता साठोत्तरी कहानी के प्रमुख स्तंभों में से एक है ज्ञान रंजन। उनकी पिता कहानी सम्मिलित की गई है। इसके बाद भीष्म शाहनी, ये बहुत रोचक कहानी है, इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आधुनिक जीवन में व्यक्ति किस तरह से अपने पूर्वजों के प्रति, वृद्ध पीढ़ी के प्रति निरंकुश हो गया है। इसमें एक बूढ़ी माँ है, उसका चित्रण किया गया है और उस चित्रण में विविध प्रकार के उठा पटकों की चर्चा इनके द्वारा की गई है कि पहले चीफ का आगमन की तैयारी की जाती है। उसमें पति और पत्नी दोनों चीफ की सेवा के लिए परेशान हैं, किंतु एक माँ है जो आधुनिक नहीं है, उसको ये सोचते हैं कि किस घर में हम रखें। फिर अंत में ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि जब चीफ आएंगे तो उन्हें सबसे पहले गोडाउन में रखा जाएगा, फिर जब चीफ को घर दिखाते समय धीरे धीरे माता को उनकी नज़रों से दूर रखेंगे। किंतु अंत में पिता जब बॉस चीफ अर्थात माँ को देख लेते हैं तो माँ से फुलकारी की मांग करते हैं। तो वहीं बच्चे माँ से कहते हैं कि अपनी
निर्जीव आँखों से भी चीफ को फुलकारी बनाकर दें और माँ इसी आशा में कि इससे मेरी पुत्र की उन्नति होगी, फुलकारी बनाकर चीफ को देने का वादा करती है। यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये भीष्म शाहनी की बहुत भावमयी कहानी है जिसे आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद शेखर जोशी की कहानी है, कोशी घटवार शेखर जोशी। इसमें विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। कोसी नदी का एक नाविक है, वो स्त्री पर अनुरक्त होता है किंतु उसका विवाह दूसरे से हो जाता है और बाद में वह जब विधवा हो जाती है तो वह चाहते हुए भी नायक अपनी प्रेमिका का सहयोग नहीं कर पाता है। तो कोसी घटवार में इसी बात का चित्रण है। फिर इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी आपके पाठ्यक्रम में राही जो कहानी है उसे सम्मिलित किया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कविता के क्षेत्र में हमने पढ़ा है, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। ऐसी कविता करने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानी के क्षेत्र में भी अपनी लेखनी चलाई है और उनकी कहानी राही जीवन के विविध पक्षों का चित्रण है। इसके बाद कमलेश्वर की कहानी राजा निर्बंसिया आपके पाठ्यक्रम में है, उसको सम्मिलित किया गया है। तो विद्यार्थियों, राजा निर्बंसिया में जगपति और चंदा के प्रेम के माध्यम से पुराने समय के राजा का चित्रण करते हुए वर्तमान समय में जो गरीब व्यक्ति है उसके शोषण की कथा का चित्रण है कि बेचारा अंत में फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है, उस बात का चित्रण किया गया है। और अंत में अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्टरी आपके पाठ्यक्रम में वर्णित है। अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्टरी आप भी कॉपी कलम लेकर के नोट करते रहा करिए। डिप्टी कलेक्टरी, इस कहानी में जब पुत्र को माता पिता अच्छी शिक्षा दे देते हैं तो उसके बाद वह कैसा व्यवहार करता है उस बात का चित्रण इसमें किया गया है। तो ये आपका रहा प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी कथा साहित्य, जिसमें 2 उपन्यास और 11 कहानियाँ सम्मिलित हैं जिनका अध्ययन आपको करना है। अब आप इन सभी किताबों को ले लेंगे, गोदान उपन्यास को ले लेंगे, महिला आंचल को लेकर पढ़ते रहेंगे, क्योंकि एक एक कक्षाएं मैं पढ़ाता रहूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे कि जो हमें सर पढ़ा रहे हैं क्या वो समझ में आ रहा है कि नहीं। हिंदी कथा साहित्य नाम की एक पुस्तक आती है रज्जू भैया विश्वविद्यालय से, उसको अगर आप ले लेंगे कानपुर बुक हाउस पे मिलेगी या तेज पुस्तक केंद्र कटरा, इन दोनों जगहों पर ये किताबें मिलेंगी। अगर आप ले लेंगे तो आप इस सेमेस्टर में पहले पेपर में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पत्र की ओर। तो जो दूसरा पेपर आपका होगा उसका नाम है भारतीय काव्यशास्त्र। तो भारतीय काव्यशास्त्र में हम 3 भागों के अंतर्गत 3 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, खंड क, खंड ख, खंड ग, 3। अब इसमें से जो प्रश्न बनते हैं वो भी इसी के अनुसार बनते हैं कि खंड अ, ब और स, इसी पर आधारित प्रश्न होते हैं। खंड अ में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड ब से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और खंड स से यानी ग से लगभग 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से जो 5 पूछे जाएंगे उसमें से 3 का उत्तर, इसमें से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे 4 का उत्तर देना है, और खंड ग में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से 2 का उत्तर आपको देना होता है। तो चलिए सबसे पहले
हम शास्त्रीय सिद्धांतों को पढ़ते हैं। शास्त्र का अर्थ क्या है? सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और निषेध ज्ञान को शास्त्र कहते हैं। अब वर्तमान समय में शास्त्र का अर्थ विज्ञान समझा जाने लगा है। अंग्रेजी में जिसे साइंस कहते हैं, हिंदी में उसे शास्त्र कहते हैं और फारसी अरबी में उसे विज्ञान कहते हैं। तो उस पर जो शास्त्रीय सिद्धांत हैं, हिंदी के संबंध में जो पुस्तकें हैं उनका हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा का अध्ययन आपको करना है। भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा, यानी कब से भारत में शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए। तो देखिए, अलग अलग आचार्यों के मेहनत का प्रतिफल काव्यशास्त्र है, अर्थात शास्त्र है। क्योंकि पहले यम ने यमक दिया, चित्रागंध ने चित्र काव्य दिया, भगवान शंकर ने अक्षर दिया, पार्वती ने लास्य दिया और आचार्य नंदिकेश्वर ने रस दिया। यानी एक एक आचार्य ने अपनी जीवन भर रिसर्च की, उसे रिसर्च से जो निष्कर्ष निकाला तो काव्य के एक एक अंग का विकास हुआ। जैसे पिंगलाचार्य ने छंद दे दिया, यानी काव्य लिखने का ढंग क्या है। तो इसी परंपरा का समेकित स्वरूप हम काव्यशास्त्र की परंपरा में पढ़ेंगे कि सबसे पहले किसने क्या दिया था, फिर इसके बाद सबसे पहली शास्त्रीय पुस्तक किसने लिखी। जैसे भरत मुनि ने पहली पुस्तक लिख दी काव्यशास्त्र की। इसके बाद भामह, दंडी, वामन, कुंतक, रुद्रट, आनंदवर्धन, इसी तरह से चलते हुए हिंदी में रीतिकाल के आचार्य केशव दास, कृपाराम और निरंतर होते हुए शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र तक हमारी ये काव्यशास्त्री परंपरा फैली। तो उसी का अध्ययन काव्यशास्त्र की परंपरा में हमें करना है। फिर इसके बाद काव्यशास्त्र की परंपरा के बाद काव्य का स्वरूप, काव्य का स्वरूप। अब जैसे कोई भी रचना है तो उसे आप कैसे काव्य स्वरूप मानेंगे। स्वरूप का अर्थ ये है लक्षण, क्या क्या गुण हो कि उस रचना को आप काव्य मान लें और क्या लक्षण नहीं हो कि उन रचना को आप काव्य न माने। इसका अध्ययन हमें काव्य स्वरूप में कराया जाएगा, मैं आपको कराऊंगा। काव्य स्वरूप का अर्थ होता है लक्षण। काव्य का मुंह क्या है, हाथ क्या है, पैर क्या है। जैसे व्यक्ति हंसता है तो काव्य भी हंसता है, तो हाथ से रस आ जाता है। व्यक्ति चलता है तो काव्य भी छंद के नियमों पर चलता है। तो उस पर, काव्य के स्वरूप पर उसकी चर्चा होगी कि काव्य का मुंह क्या है, हाथ क्या है, पैर क्या है, आवाज़ यानी ध्वनि क्या है, उसकी चर्चा होगी। इसके बाद काव्य आत्मा, जैसे मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, वैसे काव्य की आत्मा क्या क्या है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग काव्य बिंदुओं को काव्य की आत्मा माना है। किसी ने कहा रस काव्य की आत्मा, किसी ने छंद काव्य की आत्मा, किसी ने अलंकार, किसी ने गुण, किसी ने रीति, किसी ने वक्रोक्ति। इस तरह से सबने अलग अलग सिद्धांत दिए और काव्य की आत्मा माना। फिर इसके बाद काव्य क्यों लिखा गया, यानी काव्य का हेतु। काव्य लिखने का कारण क्या है, हेतु नाम कारणम। अब ऐसे तो है नहीं कि कोई भी रचना कर दी गई तो उसका उद्देश्य नहीं होगा। तो काव्य लिखने का उद्देश्य क्या है। अलग अलग आचार्यों ने इस पर जो मान्यता दी है, किसी ने धर्म कहा, किसी ने अर्थ, किसी ने काम, किसी ने मोक्ष। तो उसकी चर्चा, किसी ने कहा धन प्राप्ति के लिए, किसी ने कहा अपना नाम बढ़ाने के लिए काव्य की रचना की गई। तो काव्य हेतुओं में इन्हीं बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद काव्य हेतु के बाद काव्य प्रयोजन। काव्य की रचना की गई तो वो किस उद्देश्य से की गई, उद्देश्य क्या है। तो काव्य प्रयोजन के अंतर्गत हम उसको पढ़ेंगे कि जो पागल व्यक्ति है वो भी बिना किसी उद्देश्य के कोई कार्य नहीं करता है, लेकिन जब काव्य लिखने वाला पहला काव्यकार आया होगा तो उसने किस उद्देश्य से काव्य लिखा होगा, उसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। इसके बाद हम चर्चा काव्य भेद कि काव्य कितने तरह का होता है। प्रबंध काव्य क्या है,
मुक्तक काव्य क्या है और रूपक क्या है, उपरूपक क्या है, इसकी चर्चा हम काव्य भेदों के अंतर्गत आपको कराएंगे। इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है काव्य गुण। काव्य में कितने तरह के गुण होते हैं, इनकी चर्चा होगी। काव्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। काव्य गुणों की चर्चा, प्रसाद, ओज और माधुर्य। फिर गुणों के साथ साथ काव्य में क्या क्या दोष होते हैं उनकी चर्चा भी की जाएगी। तो दोष जो काव्य की गरिमा को घटाएं उसे काव्य दोष कहा जाता है। उसके भेदों की चर्चा 10 भेद और शब्द तथा अर्थ के आधार पर उसके 20 भेदों की चर्चा की गई है, तो उसे हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद अंत में शब्द शक्तियों को पढ़ेंगे। शब्द शक्तियाँ क्या हैं कि जैसे शब्द बने तो शब्द कितने तरह के बने, शब्द की शक्ति क्या है, अभिधा के आधार पर शब्द बने, लक्षणा के आधार पर शब्द बने या व्यंजना के आधार पर बने। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो देखे और हम एक नाम रख दिए, तो शब्द का नाम किन आधारों पर रखे उनकी चर्चा शब्द शक्तियों के अंतर्गत की जाएगी। तो खंड अ जो होगा इसी पर आधारित होगा, शास्त्रीय सिद्धांतों पर। भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा, भरत भामह, दंडी वामन, कुंतक, रुद्रट, आनंदवर्धन। फिर काव्य का स्वरूप यानी लक्षण क्या है, फिर काव्य की आत्मा क्या है, काव्य का हेतु क्या है, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, काव्य का गुण, प्रसाद, ओज, माधुर्य गुण की चर्चा, काव्य दोष, इसकी चर्चा, शब्द शक्तियों की चर्चा। और अब हम चलते हैं दूसरे पड़ाव की ओर, काव्य सिद्धांतों की ओर। तो काव्य सिद्धांतों में कुल मिलाकर आप, वैसे तो काव्य सिद्धांत कई हैं किंतु आपके पाठ्यक्रम में मात्र 5 सिद्धांत ही सम्मिलित हैं, उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले रस सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है, रस सिद्धांत। रस की परिभाषा, रस के भेद और रस निष्पत्ति, अर्थात कहा गया है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तो रस निष्पत्ति में कुछ लोग कहते हैं निष्पत्ति का अर्थ ये है कि उत्पत्ति, कुछ लोग कहते हैं कि रस की भुक्ति होती है, कुछ लोग कहते हैं रस अभिव्यंजित होता है, तो उसकी चर्चा रस निष्पत्ति पर होगी। इसके बाद रस निष्पत्ति में एक और पढ़ेंगे साधारणीकरण। साधारणीकरण यानी जैसे हम किसी काव्य को पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़ने के बाद हमें कैसी अनुभूति होती है। यदि हमने काव्य को पढ़ा, पढ़ने के बाद उदाहरण के रूप में हमने रामायण को पढ़ा, रामायण को पढ़कर हमारे अंदर राम जैसे ही बनने की यदि प्रवृत्ति जागृत हो जाए, या राम के दुख में हम सुखी होने लगें, राम के दुख में दुखी होने लगें, तो यह जो अवस्था है ये साधारणीकरण कहलाती है। उसकी व्याख्या हमें इसमें पढ़नी है। इसके बाद रस सिद्धांत के बाद दूसरा सिद्धांत हम पढ़ेंगे रीति सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है रीति सिद्धांत। इसकी चर्चा हम करेंगे कि रीति कैसे काव्य की आत्मा है, रीति के कितने भेद हैं, उसकी चर्चा कराई जाएगी। रीति के बाद अलंकार सिद्धांत, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद। अलंकार सिद्धांत में परिभाषा और अलंकार के भेद। अलंक्रियते इति अलंकार और भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब तो हिंदी में उभयालंकार ही भी प्रचलित हो गया है, उभयालंकार को संकर अलंकार भी कहते हैं। उसके बाद वक्रोक्ति सिद्धांत। बातों में उक्ति, मुहावरेदार भाषा को कई लोगों ने, कई विद्वानों ने कहा कि ये भी काव्य की आत्मा है, और कुछ लोगों ने कहा वक्रोक्ति सिद्धांत अर्थात वक्रोक्ति अलंकार की चर्चा की गई है, तो उसकी व्याख्या भी हमें पढ़नी है। वक्रोक्ति सिद्धांत के बाद हमें ध्वनि सिद्धांत पढ़ना है, जिसके प्रवर्तक आनंदवर्धन है।
तो ध्वनि सिद्धांत और अंत में औचित्य सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में है। उचित बातों का समावेश, औचित्य, उचितानुचित भावों इति औचित्य। तो औचित्य सिद्धांत हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा खंड आ जाएगा। देखिए, रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि, फिर इसके बाद रीति सिद्धांत के प्रवर्तक वामन, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक भामह, वक्रोक्ति के कुंतक, ध्वनि के आनंदवर्धन, औचित्य के क्षेमेंद्र। इनकी चर्चा हमें करनी है। अब अंत में हमें आलोचना के सिद्धांत यानी भारतीय आलोचना के कौन कौन सिद्धांत हैं उनकी चर्चा होगी। अब हिंदी के जो गद्यात्मक आधुनिक हिंदी के जो आलोचक हैं उनकी चर्चा होगी। हिंदी के आलोचक एवं उनकी मान्यताएं। हिंदी के जो प्रसिद्ध आलोचक हैं उनकी चर्चा करेंगे और उनकी मान्यताओं की चर्चा हम करेंगे। अब उसमें सबसे पहले जो बड़े आचार्य हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल। इनकी आलोचना दृष्टि पर हम प्रकाश डालेंगे। रामचंद्र शुक्ल के बाद नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी की चर्चा होगी। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, और अंत में डॉक्टर नामवर सिंह। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा। इन आचार्यों की मान्यताओं का हमें अध्ययन करना है। एक और आलोचक बचे हैं मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। अंधेरे में इनका कविता संग्रह बहुत प्रसिद्ध है। इनकी आलोचना दृष्टि पर भी हमें प्रकाश डालना है। तो इतनी चीज़ों का अध्ययन हमें भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे प्रश्न पत्र का नाम पाश्चात्य काव्य शास्त्र होगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में किन बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे? सबसे पहले पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों की चर्चा करेंगे, यानी पश्चिमी सभ्यता में कुछ ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने काव्य को लिखने के लिए प्रेरित किया था, तो उनके बारे में बताएंगे। उसके बाद पाश्चात्य आलोचना के प्रमुख वादों को बताएंगे। वाद अर्थात सिद्धांतों को बताएंगे। जैसे हमने भारतीय काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत को पढ़ा था, ठीक उसी की तर्ज पे हम यहाँ पढ़ेंगे शास्त्रीयतावाद, विखंडनवाद, साहित्य का समाज शास्त्र। इन पर चर्चा करेंगे वादों में। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जिस तरह से भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा हमने पढ़ा था, ठीक उसी तरह की परंपरा हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पहले जो आलोचक होंगे उनका नाम होगा प्लेटो, क्योंकि प्लेटो से पहले वहाँ कोई भी काव्य सिद्धांत विषयक मान्यताएं नहीं दिया था। तो पहला आचार्य प्लेटो। प्लेटो का काव्य सिद्धांत क्या है? प्लेटो का काव्य सिद्धांत कमेंट करके बता देना कि अगर आपको पहले से पता हो तो कमेंट करके बताना। प्लेटो का काव्य सिद्धांत केवल काव्य के क्षेत्र में अनुकृति
अनुकृति। वैसे तो ये राजनीतिक विचारक हैं, लेकिन क्योंकि इनके साथ काव्य शास्त्रियों ने या कवियों ने ऐसा इनके खिलाफ माहौल बनाया कि बेचारे इन्हें राज्य छोड़कर भागना पड़ा। एथेंस के निवासी थे, एथेंस से मकदूनिया भागना पड़ा। तो उसी कारण इन्होंने कहा कि कवि जो लोग होते हैं ये अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं, और नकल करके राजा को अनुचित सूचनाएं देते हैं, राजा के सामने झूठी झूठी बातें बताते हैं, जिससे राजा का पतन हो जाता है। और उदाहरण क्या दिया कि जैसे चित्रकार है, वो क्या करता है, वृक्ष को देखता है, देखकर कागज पर वृक्ष को बनाता है, और तीसरा व्यक्ति यानी जो उस वृक्ष को देखता है तो कहता है अरे एकदम साक्षात पेड़ है, जबकि वह सच्चाई नहीं है। वृक्ष तो जो हवा दे और पर्यावरण को विशुद्ध करे वो है, लेकिन व्यक्ति अपने कमरे में या किसी भी स्थान पर उस चित्र को देखकर अनुभव कर लेता है कि यह पेड़ है, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं है, न तो वो ऑक्सीजन दे रहा है, न तो वो हमारे लिए लाभकारी है। उसी तरह कवि जो अनुकरण करता है ये समाज हित के लिए विरोधी है। इस बात की चर्चा, इस सिद्धांत की चर्चा हम करेंगे। इसके बाद अरस्तु, ये प्लेटो के ही शिष्य थे अरस्तु। तो अरस्तु ने 3 सिद्धांत दिए। कौन कौन से, कमेंट करके बताते रहिए। अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, और त्रासदी सिद्धांत। अनुकरण, विरेचन और त्रासदी, इसकी चर्चा होगी। इन्होंने अपने गुरु के सिद्धांत को और विस्तृत करते हुए ये बताया कि अनुकरण का अर्थ ये कहीं नहीं है कि हूबहू अनुकरण किया जाए, नकल किया जाए। अनुकरण का अर्थ ये है कि जहाँ पर कोई व्यक्ति उस वृक्ष से न परिचित हो, वह चित्र देख करके या काव्य को पढ़ करके ऐसे वृक्ष को देखने की लालसा जागृत की जाए। इस बात का अनुकरण सिद्धांत में विवेचन किया। विरेचन अर्थात जैसे कोई बीमारी होती है तो बीमारी होने के बाद व्यक्ति दवाई ले करके और ठीक हो जाता है। उसी प्रकार काव्य है, व्यक्ति दुखी होता है तो उसे पढ़ करके अपने दुख को भुला देता है। इस सिद्धांत को विरेचन कहते हैं। त्रासदी यानी करुणा और भय बराबर त्रास, इस बात की चर्चा त्रासदी सिद्धांत के अंतर्गत होगी। फिर इसके बाद तीसरे विचारक हैं लोंजाइनस। कौन है? लोंजाइनस। ये बताइए लोंजाइनस का सिद्धांत क्या है, कमेंट करते रहिए। लोंजाइनस ने उदात्त सिद्धांत दिया। उदात्त सिद्धांत के 5 भेद किए, उन्हें भी कमेंट करके बताते रहिएगा। इसके बाद टी.एस. इलियट, जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, टी.एस. इलियट, इनका पूरा नाम है थॉमस स्टर्न इलियट। थॉमस स्टर्न इलियट। इनका सिद्धांत है परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा। वैयक्तिक प्रज्ञा, इस सिद्धांत को टी.एस. इलियट ने दिया है। तो टी.एस. इलियट के सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। तो टी.एस. इलियट के सिद्धांत के बाद अब हमें पाश्चात्य विचारकों में केवल कितने लोगों को पढ़ना है? 4, प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस, टी.एस. इलियट। और अगर इसे आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, चाहे टीजीटी की भर्ती हो, पीजीटी की हो, जीडीसी की हो, जीआईसी की हो। केवल एमए हिंदी ही नहीं, एमए हिंदी में आप पढ़ रहे हैं, अगर इसे मन लगाकर पढ़ेंगे तो आगे आपके लिए रास्ते खुले होंगे। अगर आप इसे यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो पूरा जीवन निकल जाएगा तैयारी करते करते, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। अब इसके बाद जो दूसरा खंड होगा उसका नाम है पाश्चात्य आलोचना के वाद, यानी पाश्चात्य आलोचना के सिद्धांत। पाश्चात्य आलोचना में कौन कौन से सिद्धांत हैं? सबसे पहला सिद्धांत है
स्वच्छंदतावाद। काव्य में स्वच्छंद रूप से लिखने के लिए स्वच्छंदतावाद को पढ़ना है। फिर शास्त्रीयतावाद यानी काव्य शास्त्रीय रस छंद अलंकार नियमों का पालन करते हुए जो लेखन कार्य किया जाए वो शास्त्रीयतावाद है। फिर इसके बाद मार्क्सवाद, मजदूर वर्ग को केंद्र में रख करके जो साहित्य लिखा जाए वो मार्क्सवाद कहलाता है। हमारे हिंदी साहित्य में दलित साहित्य का विकास इसी मार्क्सवाद से प्रेरित होकर हुआ है। इसके बाद मनोविश्लेषणवाद, मन का विश्लेषण करके जब रचनाएं लिखी जाएं, मनोविश्लेषणवाद एक तरह से यह मनोविज्ञान पर आधारित है। इसके बाद मनोविश्लेषणवाद के बाद अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद के बाद संरचनावाद, संरचनावाद के बाद विखंडनवाद। क्या? विखंडनवाद। इन सभी सिद्धांतों के प्रवर्तक कौन है इसे आप कमेंट करके बताते रहिए। बिंबवाद, फिर प्रतीकवाद, फिर साहित्य का समाज शास्त्र, साहित्य का समाज शास्त्र, साहित्य का समाज शास्त्र। इन सिद्धांतों को हमें पढ़ना है। ये तीसरे प्रश्न पत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब चौथा जो प्रश्न पत्र है उस पर चर्चा की जाए। इसके बाद अब हम चौथे प्रश्न पत्र पर चर्चा करने के लिए उद्धत हुए हैं। तो चौथा प्रश्न पत्र जो है उसका नाम क्या है? भारतीय साहित्य का स्वरूप। तो चौथा प्रश्न पत्र ऑप्शनल है जिसमें मैं आपको भारतीय साहित्य का स्वरूप ही पढ़ाऊंगा। दो हैं, एक प्रयोजन मूलक हिंदी, दूसरा भारतीय साहित्य का स्वरूप। तो क्योंकि बाज़ार में किताबें प्रयोजन मूलक हिंदी की नहीं है, इस वजह से मैं प्रयोजन मूलक हिंदी का चयन नहीं कर रहा हूँ, किंतु इसका ही चयन कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा सरल भी है और आपको पढ़ने में समझ में भी आएगा। क्योंकि भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र वैसे भी दो प्रश्न पत्र आपके लिए कठिन है, तो उस वजह से इसका चयन किया गया है। तो सबसे पहले भारतीय साहित्य में भारतीय साहित्य की अवधारणा यानी क्यों भारतीय साहित्य का अध्ययन किया गया, भारतीय साहित्य को जानने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। क्योंकि भारत एक विशाल देश है, 28 राज्यों का देश है, 7-9 केंद्र शासित प्रदेशों का देश है, तो उसे एकीकृत रखा जा सके। क्योंकि अगर विविधता होगी तो उसे एक करने के लिए कोई न कोई भाव तो होना चाहिए। उस वजह से भारतीय समस्त साहित्य का अध्ययन सभी विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। तो आपके पाठ्यक्रम में भी उसी क्रम में उपस्थित है। तो भारतीय साहित्य की अवधारणा विविध भाषाओं, विविध क्षेत्रों को एक करने के लिए आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको? सबसे पहले इसके स्वरूप को पढ़ना है। भारतीय साहित्य का स्वरूप क्या है और भारतीय साहित्य की विशेषताएं क्या क्या हैं, उनको आपको पढ़ना है। विशेषताएं यानी क्या क्या भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर चर्चा होगी। फिर इसके बाद भारतीय साहित्य के अध्ययन की समस्याएं। सबसे पहली समस्या है भाषा से संबंधित समस्या कि जो भारतीय साहित्य है, भारत में लगभग 2000 के आसपास बोलियां बोली जाती हैं और 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। लगभग 200 भाषाएं चलती हैं। आधिकारिक तो 22 ही हैं, लेकिन 200 भाषाएं यहाँ चलती हैं और 2000 के आसपास बोलियां हैं। तो उस से संबंधित समस्या का अध्ययन हम भारतीय साहित्य के अध्ययन की समस्याओं में करेंगे। इसके बाद प्रतिनिधि उपन्यास यानी पूरे भारत का जितना साहित्य है
उसमें कौन कौन सा उपन्यास सबसे ज़्यादा चर्चित है। जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला में चर्चित उपन्यासकार रहे हैं, तो उनका अध्ययन हिंदी में कराया जाए, या हिंदी में जो उनका अनुवाद हुआ है उसे आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला उपन्यास आपको पढ़ना है संस्कार। कौन सा? संस्कार। लेखक बताते रहिए कमेंट करके। इसके लेखक हैं U.R. अनंतमूर्ति। U.R. अनंतमूर्ति। संस्कार उपन्यास के लेखक U.R. अनंतमूर्ति। संस्कार पढ़ना है कि किस तरह से लोगों को आपस में जोड़े रहना है, परिवार को जोड़े रहना है, इस समस्या का चित्रण किया गया है। इसके बाद आग का दरिया। कमेंट करके बताइए कि इसके लेखक कौन है। आग का दरिया लेखक कौन है बताते रहिए। कुर्तुल एन हैदर इसके लेखक हैं। इसके बाद वर्षा की सुबह, तीसरा जो उपन्यास है उसका नाम है वर्षा की सुबह। इसके लेखक कौन है ये कमेंट करके बताते रहिए। सीताकांत महापात्र। सीताकांत महापात्र। इसके बाद नाटक आपको पढ़ना है। कौन सा? घाशीराम कोतवाल। राम कोतवाल। यह मराठी भाषा का उपन्यास है, इसे आपको पढ़ना है। इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। कौन है? विजय तेंदुलकर। भारतीय चेतना के आयाम। भारतीय चेतना के आयाम में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय चेतना, यानी भारत को एक करने की चेतना आधुनिक काल में कब जागी उस पर। फिर इसके बाद लोकतंत्र, राजतंत्र को छोड़ करके लोकतंत्र अपनाने की प्रेरणा कब मिले, तो लोकतांत्रिक चेतना। इसके बाद तीसरे स्तर पर हम पढ़ेंगे धार्मिक चेतना, मूल्यबोध। धर्म से संबंधित चेतना कब जागी उसको पढ़ेंगे, धार्मिक चेतना। फिर इसके बाद मूल्यबोध। मूल्यबोध यानी भारतीय मूल्य क्या क्या हैं, भारतीय संस्कृति की रक्षा कैसे की जा सकती है, उसे हम मूल्यबोध में पढ़ेंगे। इसके बाद परंपरा बोध, भारतीय परंपराओं को कैसे जीवित रखेंगे उस पर चर्चा होगी। परंपरा बोध। और अंत में इस विषय पे चर्चा होगी कि आधुनिकता में कैसे परंपरा और मूल्यों को बचाया जा सके, उसकी चर्चा आधुनिकता में की जाएगी। कि मोबाइल इंटरनेट आने पर भी कैसे हम अपने आप को पुरानी परंपराओं से जोड़कर रख सकते हैं, उसकी चर्चा होगी। अंत में, सबसे अंत में, हिंदी साहित्य में भारतीय मूल्यों की अभिव्यक्ति, यानी भारतीय जो मूल्य हैं, संस्कार हैं, वेद पुराणों का चाहे अनुवाद हो, चाहे उपनिषदों का अनुवाद हो, चाहे जीवन जीने की कला हो, ग्रंथों की आधुनिक व्याख्या हो, उन सभी पर चर्चा भारतीय मूल्यों की अभिव्यक्ति में हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ भारतीय भाषाओं के विकास को भी इसी में पढ़ लेंगे कि प्राचीन भारतीय भाषाएं, मध्यकालीन और आधुनिक। तो कुल मिलाकर के यह हमारा संतुलित पाठ्यक्रम 4 पेपर का आपके पाठ्यक्रम में अपेक्षित है। अगर इन चारों लिखित पेपर का अध्ययन आप अच्छे से कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका रिजल्ट 80% के आसपास रहेगा। और अगर आप तैयारी करने वाले छात्र हैं तो आपका चयन निश्चित ही हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों आप जानते हैं कि हर साल हमारे महाविद्यालय के लगभग
5 से 6 विद्यार्थियों का चयन होता ही रहता है। ये उनकी मेहनत और शिक्षकों की निरंतर मेहनत का परिणाम होता है कि विद्यार्थी निरंतर सफल होते रहते हैं। और अब जो 5वां पेपर है उस पर हम चर्चा करेंगे। वो लिखित नहीं है, वो महाविद्यालय में आकर उसका पेपर आपको देना होता है, वाइवा देना होता है, उसकी चर्चा करेंगे। अब जो 5वां पेपर आपका है उसका नाम लघु शोध परियोजना है। यह कितने भागों में विभक्त होगा? 2 भागों में विभक्त होगा। 2 भागों में जो विभक्त होगा उसमें 50 नंबर प्लस 50 नंबर। 50 नंबर किस बात के होंगे? आपकी उपस्थिति और आपने जो असाइनमेंट बनाया है। असाइनमेंट किस पर आधारित आपको बनाना है? हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर बना लें, प्रेमचंद के जीवन पर बना लें, प्रसाद के जीवन परिचय और उनकी समग्र रचनाओं के विषय में आप बना लें। अर्थात मौलिक चिंतन आप विद्यार्थियों का इसमें निहित होगा। किसमें? इस पर। तो मैं लिख देता हूँ कि आपका जो 4 पेपर है उसमें से पढ़कर जो नई चीज़ें आपको समझ में आए, उसमें उन नई चीज़ों को कम से कम 2000, ज़्यादा से ज़्यादा 4000 शब्दों में आपको लिखना है। यानी अगर कहा जाए तो 100 पेज से 200 पेज के बीच में आपको एक शोध प्रपत्र बनाना है। किस पर? किस पर? किसी उपन्यासकार पर, किसी कहानीकार या समग्र कहानियों के उद्भव और विकास पर, या पाश्चात्य काव्य शास्त्र में से किसी पर, या भारतीय काव्य शास्त्र के किसी सिद्धांत पर आपको इसे बनाना है। और जो 50 नंबर हैं, 50 नंबर जब विश्वविद्यालय एक डेट निर्धारित करता है, उस दिनांक को आपको महाविद्यालय में आना होता है, प्रेजेंट होना होता है और आपने जो पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न जो गेस्ट प्रोफेसर आते हैं पूछेंगे, उनका उत्तर देंगे। अथवा सेमिनार होते हैं समय समय पर, उन सेमिनारों में आप सम्मिलित होंगे और सम्मिलित होकर उसका एक प्रमाण पत्र मिलता है, उसे ला करके कॉलेज में हमें देंगे। अथवा आप जिस महाविद्यालय से संबद्ध हो उस महाविद्यालय को उस प्रमाण पत्र की फ़ोटो स्टेट देंगे। तो आपको इस 50 में से अच्छे अंक आपकी उपस्थिति के अनुसार, आपकी व्याख्या के अनुसार शिक्षक देंगे। यही चीज़ 5वें पेपर में आपको पढ़नी है। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो देखिएगा और देख करके इसमें जो कुछ अधूरी चीज़ें छूटी हैं उसे कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा, ताकि अगली कक्षा में जब हम मिलें तो उन चीज़ों का समावेश कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।